नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवपन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजभवन में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी बहनों का आभार व्यक्त करते हुए रक्षाबंधन को प्रेम, विश्वास और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बताया। इसी क्रम में एसओएस चिल्ड्रन विलेज भीमताल, सेपियन स्कूल विकासनगर तथा हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की छात्राओं ने भी राज्यपाल को राखी बांधकर शुभकामनाएं प्रेषित की। राज्यपाल ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे त्योहार हमें अपने संबंधों की जो पवित्रता है और समाज में एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देते हैं। राज्यपाल ने कहा कि ये पर्व भाई और बहन के पवित्र रिश्ते, अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक है, जो कि पारिवारिक बंधनों को और मजबूत करता है तथा समाज में प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को गहरा बनाता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भेंट की। राजभवन के अंदर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की गई। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल को उत्तरकाशी के धराली में आई प्राकृतिक आपदा से पैदा स्थिति की जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल को इस आपदा के दौरान लापता हुए लोगों और इस क्षेत्र में फंसे जो लोग हैं उनके लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी भी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अन्य सामाजिक जो विषय हैं उन पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की थी। खराब मौसम के बावजूद अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ देश भर से आए तीर्थयात्री भी शामिल है। घायलों को जिला अस्पताल एम्स में भर्ती किया गया और सभी को अच्छा इलाज मिल सके इसकी भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि हर्षिल और धराली क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, दूध, राशन, कपड़े पहुंचाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर्षिल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए उरेडा का पावर हाउस चालू किया गया है और यूपीसीएल द्वारा बिजली तारों की मरम्मत भी की जा रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी को सुधार लिया गया है। साथ ही 125 केवी के 2 जनरेटर सेट भी आपदा क्षेत्र में पहुंच गए हैं। हर्षिल क्षेत्र के अंदर सड़क कनेक्टिविटी को ठीक किया जा रहा है। गंगनानी में बेली ब्रिज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। वहीं पर भूस्खलन की चपेट में आई सड़कों को भी जल्द ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक हर्षिल तक सड़क मार्ग को पूरी तरीके से ठीक करने की संभावना है, जिसके बाद के अन्य कामों को भी तेजी से पूरा किया जा सकेगा। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के स्तर से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। आपदा से जिन लोगों के मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त या फिर नष्ट हुए हैं, उनके पुनर्वास विस्थापन के लिए 5 लाख की तत्काल सहायता राशि भी जारी कर दी जाएगी। उत्तरकाशी धराली की आपदा के नुकसान के आंकलन और ग्राम वासियों के पुनर्वास के लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये कमेटी प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास, विस्थापन और हानि का आंकलन करेगी। इसके साथ ही कमेटी आपदा से सेब के बगीचों को हुए नुकसान का भी आंकलन करेगी। इस कमेटी में सुरेंद्र पांडे सचिव राजस्व, आशीष चौहान सीईओ उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी, हिमांशु खुराना अपर सचिव वित्त शामिल है। ये कमेटी धराली में आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करेगी और सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। तो इस कमेटी का काम क्या कुछ रहने वाला है वो आपको बताएंगे, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि धराली में आई आपदा के नुकसान का आंकलन ये कमेटी करेगी। समिति पुनर्वास से संबंधित पैकेज को भी तैयार करेगी, जहां पर विस्थापित किया जाना है
उस भूमि का चयन भी किया जाएगा। भवनों, दुकान, होटल, जितने भी होम स्टेज थे, उनको पुनर्स्थापित मानकों का निर्धारण भी तय किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। वहीं आजीविका से साधन और उपाय पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो एक कमेटी का गठन किया गया है और एक कमेटी तमाम वो काम करेगी जिसके चलते कि जो लोग प्रभावित हुए थे उन लोगों को किस तरीके से वापस से उनकी जीवन जो है वो वापस से शुरू किस तरीके से किया जाएगा, उस पर जो है वो काम किया जाएगा। ये कमेटी, ये ऑर्डर, जो ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये उसी चीज का नोटिस है जिसमें कि इस चीज की जानकारी दी गई है कि एक कमेटी गठित की गई है और ये तमाम काम जो है वो कमेटी करने वाली है। अरुण शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से। अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक कमेटी का गठन किया गया है, बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा धराली में देखने को मिली, उसके बाद अभी कमेटी किस तरीके से काम करेगी, कौन कौन इस कमेटी में रहने वाला है और कमेटी किस दिशा में काम करेगी, वो बताइएगा। थराली की आपदा आपने भी देखी है और तमाम दुनिया ने देखी है। वहाँ आज की तारीख में उस गांव में कुछ बचा नहीं है। वो जो ऊंचाई में मकान बने हुए हैं या मंदिर बने हुए हैं वो तो बच गए, लेकिन जो घाटी के अंदर थे वो सारे के सारे तबाह हो गए और 1 वर्ग किलोमीटर का जो पैच है वो बुरी तरह मलबे के ढेर में दब गया है। अगर आपने देखा हो 40-50 फीट ऊपर मलबा है और स्थिति ये है कि वो सब कुछ मलबे के अंदर दफन हो गया है। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि निश्चित तौर पर जो जगह तबाह हो गई है उसकी जगह वहाँ के निवासी जो बचे हैं उनको कहीं ना कहीं बसाया जाना जरूरी है। तो उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा, उनके भवन क्या रेट लगाएगी गवर्नमेंट, उसके अलावा जो वहाँ जमीन गई है वहाँ के निवासियों की उसका कितना मुआवजा होगा, पुनर्वास होगा वो किस तरह होगा, या हम ये कहें कि उनको अगर मकान बना के देने हैं तो किस तरह दिए जाएंगे। वो सारी चीजों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये हाई लेवल कमेटी है। ये नुकसान का जायजा भी लेगी कि कितना नुकसान किसका हुआ है। तो ये हाई लेवल कमेटी है जिससे जो ये आपदा प्रभावित है उनको मुआवजा दिया जा सके और उनके पुनर्वास का काम किया जा सके। इस दिशा में ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। जी अरुण जी, ये भी जानना चाहूंगी कि अब लोग जो प्रभावित हुए हैं कुल मिलाकर कितने लोग हैं और इन लोगों के पुनर्वास के लिए या फिर बाकी इनका राशन किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर कितने लोग प्रभावित हुए हैं अगर हम अनुमानित आंकड़े की बात करें, और कितनी राशि लग सकती है इस पूरी चीज में? देखिए, ये तो पूरा का पूरा गांव ही प्रभावित है। अब कितने लोग हैं क्या है ये तो देखिए वो लिस्ट जब आएगी तब पता लगेगा। अभी तक फाइनल लिस्ट कोई बनी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान है। कई 100 करोड़ का नुकसान उस जगह पे है जो बिल्डिंगें मलबे में दब गई है, बिखर गई है, और वहाँ उनमें कौन लोग रह रहे थे और वो लोग कहाँ हैं उनका पता नहीं है, क्योंकि आज भी अंदाज ये है कि 100 से ज्यादा लोग लापता है। अब उन लापता लोगों को ढूंढने का जो प्रयास हो रहा है फिलहाल, अब ये मंगलवार की घटना थी, आज इतवार हो गया, तो उस हिसाब से जो ये 5 दिन हो गए हैं, इन 5 दिनों में क्योंकि किसी का तो पता नहीं है और वहाँ मलबों में ढूंढने की स्थिति हो रही है खोजी कुत्ते से, या माइनिंग के जो वो एक्सपर्ट हैं वो आ रहे हैं, उनमें मशीनें हैं, लेकिन वो मशीनें 40-50 फीट के नीचे तक पता लगा पाएंगी या नहीं ये भी अभी डाउट है, अभी भविष्य में पता लगेगा। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वहाँ बहुत सारे अरुण जी, लोग आपसे जानना चाहूंगी, इस समिति की ये जो टीम गठित की गई है इसको कितना समय दिया गया है, कितने समय के अंदर अंदर ये सभी चीजें पूरी करनी है, क्या इस हवाले से कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, अभी देखिए इसका कोई टाइम निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन ये सरकार ने उम्मीद जताई है कि जितनी जल्दी हो सके आकलन लगा ले ये टीम और वो सरकार को रिपोर्ट सौंप दे, ताकि सरकार इस कमेटी के जो सिफारिशें हैं उसके अनुरूप निर्णय ले सके। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
तो ये वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जो है वो लगातार अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से एक टीम गठित की गई है। इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया है और इस टीम का काम होगा कि पहले तो सबसे पहले भूमि का चयन किया जाए कि कहां पर ये जो तमाम लोग हैं उनको वहां पर रखा जाए। वहीं पर धराली में आई आपदा का नुकसान का आंकलन किया जाएगा और ये समिति जो है वो पुनर्वास से संबंधित पैकेज को सबसे पहले तैयार करेगी और जहां पर इन लोगों को रखना है उस भूमि का भी चयन किया जाएगा। तमाम भवन है, दुकान है, होटल है, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए भी ये कमेटी दिन रात काम करेगी और ये तमाम मानक जो है उनको तय किया जाएगा और आजीविका के साधन और उपाय पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि आगे की आजीविका, आगे का जो उनकी जिंदगी है, जो उनकी लाइफ है, वो कैसे व्यतीत करेंगे। उनको कुछ काम करना पड़ेगा, वो सरकार उपलब्ध करवाएगी और ये तमाम चीजें इस कमेटी द्वारा दी जाएगी। लेकिन अब इंतजार इस वक्त का है कि आखिरकार ये रिपोर्ट कब तैयार होगी, कब तक ये आंकलन हो जाएगा। अब दिन रात काम किया जाएगा इस कमेटी द्वारा। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार शनिवार को रक्षा बंधन के दिन सीधे ग्राउंड जीरो पर धराली पहुंचे। यहां पर उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों की कमान अपने हाथों में लेते हुए स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं उनका बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाया। धराली पहुंचते ही माहौल भावुक हो गया जब चिकित्सा स्टाफ और महिलाओं ने स्वास्थ्य सचिव को राखी बांधकर अपना स्नेह और विश्वास जताया। डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी को आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य विभाग आपके साथ खड़ा है, जरूरत पड़ी तो 24 घंटे यहां पर रहेंगे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात कर उनके जज्बे की सराहना की। उन्होंने एसडीआरएफ जवानों के साथ दोपहर का भोजन किया और कहा कि कठिनतम परिस्थितियों में भी आपकी सेवा भावना अद्वितीय है। धराली में घायल और बीमार लोगों से मिलकर स्वास्थ्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि सभी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत और निरंतर उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने भविष्य में इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य योजना तैयार करने की घोषणा की ताकि आपदा जैसी परिस्थितियों में किसी को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना ना पड़े। सचिव गृह शैलेश बगौली ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से रेस्क्यू अभियान का अपडेट लिया। हर्षिल तथा धराली में डीजल की किल्लत ना हो, इसके लिए सचिव गृह ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती को हर दिन 2000 लीटर डीजल भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 20 से 25 रसोई गैस के सिलेंडर भी हर्षिल तथा धराली में भेजने को कहा। शैलेश बगोली ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर्षिल घाटी में खाद्य सामग्री की किल्लत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जब तक सड़कें बहाल नहीं होती तब तक घोड़े और खच्चरों के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा उसी के साथ साथ उन्होंने बीआरओ के अनुरोध पर धराली में जल पुलिस को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द नाव भेजने के निर्देश दिए। सचिव गृह ने बताया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित किए गए। शनिवार को कुल 480 लोगों को हर्षिल तथा नेलांग से लाकर जॉली ग्रांट, मातली तथा चिन्नली सौंड से उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य 4 दिनों में 1126 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उन्होंने बताया कि शनिवार को युकाड़ा तथा सेना के हेलीकॉप्टरों ने कुल 128 सॉटी की और इन 4 दिनों में विभिन्न हेलीकॉप्टरों द्वारा कुल 257 सॉटी की गई। उत्तरकाशी से रेस्क्यू करके वापस ले जा रहे लोगों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी बड़ा कदम उठाया है। परिवहन निगम की उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड के पास 15 बसें लगी हुई हैं और इसी तरह से चिन्याली सौड़ में भी 10 बसें लगाई गई हैं। इधर ऋषिकेश में परिवहन निगम ने 10 बसें लगाई और खास बात यह है कि सभी यात्रियों को निःशुल्क गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी यात्रियों की मदद भी कर रहे हैं। धराली आपदा को लेकर पूर्व सपा सांसद के टी हसन का एक बयान सामने आया। इस बयान को भाजपा ने आपत्तिजनक बताया है और भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर
सिंह चौहान ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में इस तरह का बयान देने दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता जो उत्तरकाशी जिले के धराली में जो आपदा आई है, वहाँ के प्रभावितों को आपदा राहत देना और वहाँ के मूल स्वरूप को फिर से जल्द वहाँ पर खड़ा हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन जिस तरह से एक पार्टी के नेता के द्वारा ये विवादित इस तरह के बयान दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कोई भी कार्य हो, आपदा में विशेष रूप से इस तरह के बातें करना मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य तय है कि प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार से लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, इन सब का प्रबलता के साथ हमेशा आगे भी विरोध किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे के पास बाईपास के रूप में प्रयोग होने वाले रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास मोटर मार्ग पर भयंकर भूस्खलन हुआ है। यहां पल भर में ही पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। लैंडस्लाइड के कारण भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा गिरने से सड़क को भी नुकसान पहुंचा। अचानक हुई भूस्खलन की घटना से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। कुछ लोगों ने भूस्खलन की इस घटना को अपने मोबाइल में कैद किया। वहीं भूस्खलन के बाद बाईपास पर वाहनों की आवाजाही बंद है और लैंडस्लाइड की ये घटना कल शाम तकरीबन 6 बजे की बताई जा रही है। भारत के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क का 89वां स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे को विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने हर्षोल्लास से मनाया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और वन विभाग की टीम को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने पार्क के गौरवशाली इतिहास को याद किया और संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई। इसे रोकने और शमन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए वन्यजीव संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज जब हम कॉर्बेट के 89 ईयर्स की यात्रा को देखते हैं तो ये केवल एक पार्क नहीं बल्कि भारत के बाघों और जैव विविधता की धरोहर बन चुका है। यहाँ वन्यजीव संरक्षण में तकनीक के समावेश की आवश्यकता है। तो चलिए, इतने साल पूरे होने का जो सफर है वो आपको विस्तार से समझाएंगे। जहां पर 8 अगस्त 1936 में जब इस पार्क की स्थापना हुई तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था और उसी के बाद 1957 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। शुरुआत में पार्क का क्षेत्रफल 324 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 1967 के अंदर क्षेत्रफल बढ़कर 520 वर्ग मीटर जो है वो कर दिया गया। पार्क में सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समेत अन्य इलाके जोड़े गए और सभी इलाकों को जोड़कर कुल क्षेत्रफल लगभग 1288.31 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की और देश भर के 9 टाइगर रिजर्व में से कॉर्बेट से हुई प्रोजेक्ट की शुरुआत। आपको बता दें कि वर्तमान में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करीब 260 बाघ जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो 89 ईयर्स का ये लंबा सफर काफी जो है वो देखने को मिला और कभी इसका नाम बदला गया, कभी इसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ाया गया, लेकिन अभी फिलहाल बहुत बड़े नंबर्स जो है वो सामने आ रहे। 260 बाघ जो है वो यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है वो रखे गए हैं। आज बहुत हर्ष के साथ मैं बताना चाहूँगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का आज 89वां स्थापना दिवस हमने यहाँ पर रामनगर में मनाया। ये 1936 में बनाया गया था आज के दिन पे 8 अगस्त, और
सबसे पहले तो इसका नाम हैली नेशनल पार्क था और बाद में ये 1955 में कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। कुछ दिन पहले हमने 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट साहब का 150th बर्थ एनिवर्सरी यहीं पर मनाए थे। माननीय वन मंत्री जी यहाँ पर की मुख्य अतिथि में मनाए। रुड़की के आवास विकास कॉलोनी में स्थित नरेश चौधरी के आवास पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण पहुंचे हैं, जहां पर हरविंदर सिंह कल्याण का भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु चौधरी के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद हरविंदर सिंह कल्याण हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि वो आज एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। रामनगर में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को ढेला क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में बनी एक अवैध मजार को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्ती की नीति के तहत की गई। विद्यालय के खेल मैदान में बनी ये मजार काफी समय से विवाद का विषय बनी हुई थी। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद कि प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वे करवाया और शिक्षा विभाग से भी इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। नैनीताल के गौलापार में 10 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या के मामले में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना के नेतृत्व में और पुलिस टीम के अथक प्रयासों से सनसनीखेज खुलासा हुआ। ये मामला 4 अगस्त 2025 को सामने आया था, जब वादी खूबकरण मौर्य ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना काठगोदाम में दर्ज की। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत 3 सर्च टीम गठित की। 5 अगस्त को बालक का शव आरोपी मोहन चंद्र जोशी के बाड़े में प्लास्टिक के कट्टे के अंदर दबा हुआ मिला, लेकिन शव का सर और दाहिना हाथ गायब था। इसके बाद पुलिस ने सर और हाथ की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए डॉग स्क्वाड, ड्रोन कैमरा और वहीं पर एफएसएल टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने दून इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कूल पैड हैकिंग और ठगी के मामले का खुलासा करते हुए बरेली से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी स्कूल पैड इंटरफेस बनाकर छात्रों और अभिभावकों को एआई सक्षम रोबोटिक्स लैब शुल्क के नाम पर 4,990 जमा करने के भ्रामक संदेश भेजे। इस ठगी से अभिभावकों को गुमराह रकम अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई गई। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद रिजवान, सुदामा दिवाकर और मोहम्मद फराज शामिल है। टीम के अंदर आरोपियों से 4 मोबाइल, 2 बैंक पासबुक और 3 सिम कार्ड बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में करोड़ों का लेन देन खुलासा हुआ और अन्य राज्यों में भी इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। डोईवाला के लच्छीवाला हाईवे टोल प्लाजा पर एक बार फिर से हाथी आ धमका, जिससे कि अफरा तफरी मच गई। टोल कर्मी राकेश नौटियाल के मुताबिक आए दिन हाथियों के आने से खतरा बना है। शनिवार शाम को हाथी ने टोल बैरियर पर हमला किया और एक गाड़ी को पलटने की कोशिश भी की। गनीमत ये रही कि हाथी के मूड में क्या आया कि वापस फिर जंगल में चला गया। पूरी घटना टोल प्लाजा के कैमरे में कैद हुई है। तो चलिए, खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।